लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का परिचय देखेंगे, यानी द्विघात समीकरण की हमें आवश्यकता क्यों हुई और इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो फ्रेंड्स बात आती है कि हमें आखिर द्विघात समीकरण क्यों पढ़ाया जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको हम लोग बिना द्विघात समीकरण का हल कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए हमें द्विघात समीकरण का अध्ययन करना अति आवश्यक था। जैसे कुछ समस्याएं इस प्रकार थी कि मान लीजिए कोई फील्ड है जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, 300 मीटर स्क्वायर है, और हमें इस फील्ड में यानी इस मैदान में एक ऐसे मकान का निर्माण करना है जिसमें उस मकान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 4 ज्यादा हो। उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 4 क्या हो, ज्यादा हो, 4 ज्यादा हो। तो फ्रेंड्स ऐसी समस्याओं को हम लोग बिना द्विघात समीकरण का हल नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं कि ऐसी दो संख्याएं लिखिए, ऐसी दो क्रमागत संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 305 है। ऐसी दो क्रमागत संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल कितना है, 105 है। तो फ्रेंड्स ऐसी समस्याओं को हम लोग बिना द्विघात समीकरण का हल कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग अध्ययन करते हैं द्विघात समीकरण का। अब बात आती है कि द्विघात समीकरण को आखिर हल किसने किया। तो फ्रेंड्स बहुत लोगों का मानना है कि सबसे पहले द्विघात समीकरण को बेबीलोन वासियों ने हल किया था। कौन? बेबीलोन वासियों। यानी बहुत लोगों का मानना है कि जो बेबीलोन वासियों थे इन्होंने ही सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल किया था। ये जानते थे कि ऐसी समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाता है। बाद में यह बताया गया कि वास्तव में अगर देखा जाए तो द्विघात समीकरण को सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने हल किया था। कौन? ब्रह्मगुप्त ने हल किया था। कुछ समय के बाद आए सिद्धराचार्य। कौन आए? सिद्धराचार्य आए। इन्होंने भी द्विघात समीकरण में अपना एक नियम दिए जिसे हम लोग आज द्विघात समीकरण के सूत्र के नाम से जानते हैं। सिद्धराचार्य जो नियम दिए उसे हम लोग द्विघात समीकरण के सूत्र के नाम से जानते हैं। इनके सूत्र के माध्यम से हम द्विघात समीकरण के किसी भी प्रकार की समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि द्विघात समीकरण हमें क्यों पढ़ाया जाता है और इसको हल किसने किया था। अब जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अब क्या जानेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण हमको एक शब्द मिला है द्विघात। एक शब्द क्या मिला हुआ है? द्विघात। और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो द्विघात है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक द्वि और दूसरा घात। द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है
2। अब घात का मतलब होता है घात, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें यक्ष का अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। यानी चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उससे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बोलते हैं। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 7x + 5, ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद। देखिए इसमें जो हमारा चर है, चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। हमें यहाँ पर जानना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद के माध्यम से ही हम लोग द्विघात समीकरण की परिभाषा देते हैं। अब आते हैं द्विघात समीकरण। कहाँ आते हैं? द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात बहुपद को जब हम लोग द्विघात बहुपद को 0 के समतुल्य कर दें, यानी 0 के बराबर कर दें, जब द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर दें, यही हमारा बन जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। समीकरण की पहचान होती है जहां ये बराबर का चिन्ह आ जाए, उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर और देखते हैं। 7x² + 5x + 6 = 0। देखिए ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है, और इसे हम लोगों ने 0 के बराबर कर दिया है, इसलिए हमारा क्या होगा? ये समीकरण होगा। देखिए इसमें जो चर है, चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसीलिए ये हमारा पूरा क्या होगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब जानेंगे इसमें कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। इस व्यापक रूप का मतलब यह है कि हम चाहे जितना द्विघात समीकरण पढ़ लें, पूरा का पूरा द्विघात समीकरण उसी के रूप में हो, उसे हम लोग कहते हैं व्यापक रूप। जैसे ax² + bx + c = 0। देखिए पूरे द्विघात समीकरण में हमें केवल इसी प्रकार के समीकरण मिलेंगे, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब जानेंगे कि इसमें a, b और c क्या है। देखिए a, b, c, a, b, c को हम लोग बोलते हैं, यानी ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना है कि जो a है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो गया, यदि a का मान 0 हो गया तो x² क्या होगा? हट जाएगा, यानी केवल बचेगा bx + c = 0। और इसमें जो चर है, चर का अधिकतम घात कितना मिलेगा हम लोगों को? 1। इसीलिए इसे हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कह पाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि द्विघात समीकरण कौन है और कौन नहीं है। इससे हम लोग बहुत सारे उदाहरण लिए हैं, और इसमें देखकर पहचानेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। यहाँ पर देखिए x² + 11x + 5 = 0। इसमें देखना है कि यक्ष जो चर है, चर का अधिकतम घात 2 है कि नहीं है। यहाँ देखिए जो हमारा चर यानी x है, यक्ष का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसीलिए हमारा द्विघात समीकरण होगा। सेम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 7x² - 2x - 4 = 0। इसमें देखना है कि जो चर है, चर का अधिकतम घात 2 है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जो चर है, चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसीलिए हमारा द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 4।
उदाहरण नंबर 4, इसमें देख रहे हैं जो हमारा दिया 2x³ + 5x + 3 बराबर 0। इसमें जो x यानी चर है, चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। क्या हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार बाकी सभी क्वेश्चनों को आप लोग के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।